मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बच्चों, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉज। तो आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो एमसीक्यूज हैं ये हमारे एनडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और इस चैप्टर का वेटेज जैसे मैंने आपको बताया था, इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम इन एमसीक्यूज को सही से करेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो हमारे इन एमसीक्यूज के आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे और हम जो एमसीक्यू एनडीए एग्जाम में आएंगे उनको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू है, which of the following law deals with mass of reactants and products during a chemical reaction? एक मिनट बच्चों, लेट मी फिक्स इट। Yes, fine. Which of the following law deals with mass of reactants and products during a chemical reaction? मतलब इनमें से कौन सा लॉ है? Which of the following law deals with mass of reactants? जो डील करता है किसके साथ? मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास के साथ डील करता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा कौन सा लॉ है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के साथ डील करता है? मास मीन्स हम जानते हैं, मास मीन्स होता है हमारा द्रव्यमान, वेट। पहला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, द सेकंड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो मास की अगर बात कर रहा है तो इन चारों में से मास के साथ आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है, देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ कहता है कि अगर हमें कोई सब्सटेंस दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग लॉ है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई सब्सटेंस दिया है, मान के चलिए कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, और इनकेस इसको अगर मैं हीट करता हूं तो हम लोग जानते हैं कि ये डिसोशिएट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगर मेरा कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये था 100 ग्राम, अगर मैंने लिया था, ये मैंने अगर 100 ग्राम लिया था, तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड 60 ग्राम के आसपास और कार्बन डाइऑक्साइड 40 ग्राम के आसपास ऑब्टेन होगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, द मास ऑफ, और आई विल से द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या लिखूंगा मैं इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल mass of reactants should be equal to total mass of products। ठीक है, इसका मतलब ये लॉ कहता है कि नाइदर मास कैन बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही मास को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही मास को खत्म किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकेगा, ना ही उसको खत्म किया जा सकेगा। तो यही लॉ है, बहुत इजी है। हम क्या बोल रहे हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए बच्चों, मैं आपको जिस तरीके से एमसीक्यू करवा भी रहा हूं, साथ साथ में जो लॉज आ रहे हैं उन लॉज को भी बता रहा हूं, तो आप लोगों को लॉज भी याद रखने हैं। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन इज
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट करेक्ट फॉर, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है हमारा, वो इनमें से किसके लिए सही नहीं है? पहला रेडियो एक्टिव चेंज के लिए, दूसरा ऑक्सीडेशन के लिए, तीसरा हाइड्रोलिसिस के लिए, या चौथा नन ऑफ द अबव के लिए। तो ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये रेडियो एक्टिव चेंज के लिए सही नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से हमारी अल्फा और बीटा रेस निकलती रहती हैं, है ना, वो इसमें डिसोसिएट होते रहते हैं, इस कारण से ये उनके लिए सही नहीं होगा। द थर्ड क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? पहला है जूलियस रॉबर्ट मेयर ने, द सेकंड ऑप्शन इज एंटोन लॉरेंट लेवोइजियर, थर्ड ऑप्शन इज डमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने, या फोर्थ है लिनस कार्ल पॉलिंग ने। तो सीधा है, नाम तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम नाम में भी कंफ्यूजन करेंगे, क्योंकि जब लॉ है जिसने दिया है उसी के नाम पे लगाएंगे सीधा। तो एंटोने लॉरेंट लेवोइजियर ने हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। फोर्थ क्वेश्चन इज अनदर नेम फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज बेरियम क्लोराइड reacts with sodium sulfate and forms barium sulfate and sodium chloride. Which of the following statement is correct according to the law of conservation of mass? इसका मतलब मैं पहले एक रिएक्शन लिख देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट्स विद किसके साथ रिएक्ट कर रही है? सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम Na2SO4 फॉर्म्स बेरियम सल्फेट, यानी कि क्या मिलेगा? BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl. And if I will balance this chemical reaction, what will I do? Yes, now the chemical reaction is balanced. Okay, तो ये क्या बोल रहा है? ये एक रिएक्शन दी है, which of the following statement is correct according to the law of conservation of mass? law of conservation of mass के तहत इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पढ़ दे रहा हूं मैं आपके लिए। पहला, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट टेकन इज ग्रेटर देन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का टोटल मास, रिएक्टेंट में क्या क्या है? हमारी बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, इनका टोटल मास ज्यादा होगा किसके टोटल मास से? प्रोडक्ट्स के टोटल मास से। प्रोडक्ट में क्या क्या है? हमारा बेरियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है। ओके, तो ये इसका कहने का मतलब है, मैं लिख दे रहा हूं, इसका मतलब ये है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, MR मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, इज ग्रेटर देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कभी भी ऐसा नहीं कहता कि रिएक्टेंट का मास ज्यादा होना चाहिए या प्रोडक्ट का, ऐसी बात नहीं कहता है। वो कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट टेकन इज लेस देन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या क्या है हमारे पास? बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, टेकन इज लेस देन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या है? इस वाले का मतलब ये कहना चाह रहा है वो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये भी ज्यादा और कम की बात कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बताया था ना मैंने आपको, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसीलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन,
रेडियो एक्टिव चेंज फॉलोज द लॉ ऑफ, अभी हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव चेंज जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए यह ऑप्शन तो हमारा सीधा ही पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया। तो रेडियो एक्टिव चेंज कौन सा लॉ फॉलो करेगा? कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मास एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसका लॉ ये फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। याद रखना, रेडियो एक्टिव चेंज फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। Which one of the following is a correct relationship between mass and energy? एनर्जी और मास के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप क्या है? अब आप लोग इन चीजों को पढ़ेंगे तो एक समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं एक छोटी सी इक्वेशन बताऊंगा, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, तुरंत आप लोगों को समझ में आएगा क्या है। तो एनर्जी और मास के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, तो अगर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, वेयर E इज एनर्जी, m इज मास एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं इसके हिसाब से। देखो E इक्वल टू एच सी नहीं, E इक्वल टू एम अपॉन सी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। अगर मुझे E इक्वल टू एम अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज m इक्वल टू ई सी स्क्वायर, नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर इफ आई विल find the value of m from this relation, what will I write? I will write m equal to e upon c square. That means implies that c square is equals to e upon m and c is equal to square root of e upon m। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि कांस्टेंट प्रपोर्शन का जो लॉ था वो किसने दिया था? प्राउस्ट ने, रिचर ने, आइंस्टाइन ने या डाल्टन ने? तो सीधा है, ये दिया था डाल्टन ने। ठीक है, तो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। अब सुनिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं या डेफिनेट कंपोजिशन भी बोल देते हैं। कंपोजिशन बाय मास। देखिए ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ भी बहुत सिंपल है। जैसा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वैसे ही ये लॉ है, डेफिनेट कंपोजिशन बाय मास या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब ये है, फॉर एन एग्जांपल मैं H2O लेता हूं, ठीक है। अब मैं अगर इनके मास का रेशियो लूं, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 1.008, हम इसको 2 ही कंसीडर कर लेते हैं, 2, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। एक का अगर एक हाइड्रोजन के एटम का अगर मास जो है 1.008 है, जिसे मैं एक कंसीडर कर रहा हूं, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा? 2.016, इसको मैं 2 ले लेता हूं। और ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16, तो इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1:8, ठीक है। अब अगर H2O का जो मास का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:8, अब अगर ये H2O, ध्यान सुनना, ये लॉ कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, चाहे वो किसी भी सोर्स से हमें मिला हो, क्या बोल रहा हूं? कोई भी केमिकल कंपाउंड, चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, सोर्स कुछ भी हो, कोई भी सोर्स से हमें वो मिला हो, अगर उसका जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसको समझाता हूं मैं। H2 है, मान के चलिए ये टैप वाटर है, ये क्या है? टैप वाटर है। तो अगर बच्चों टैप वाटर है तो इसका मतलब क्या है? H2O है, तो भी क्या रहने वाला है? 1:8 रहने वाला है रेशियो। अगर अंडरग्राउंड वाटर है तो भी क्या रेशियो रहेगा हमारा? 1:8 रहेगा, ठीक है। या रेन वाटर है तो भी हमारा जो H2O का रेशियो रहने वाला है वो 1:8 रहने वाला, बदल तो नहीं जाएगा, कहीं 1:9 तो नहीं हो जाएगा। तो यही लॉ कहता है, और ये लॉ किसने दिया था? डाल्टन ने। अब सुनिए, द रेशियो इन वेट बाय विच कार्बन and oxygen combine in a molecule of carbon monoxide is, कार्बन और ऑक्सीजन
का मास के किस रेशियो से कार्बन मोनोऑक्साइड भी ये दोनों के दोनों कंबाइंड रहते हैं। तो मैं जानता हूं कार्बन का मास क्या होता है, एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 12 रेशियो 16, दैट मीन्स 4 3 12, 4 4 16, द राइट आंसर इज 3:4। ठीक है, यहां पे आपको कुछ भी देगा, आप लोगों को यही करना है। इन केस अगर वो आपको दे देता कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दे देता कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप क्या लिखते हैं कार्बन की जगह पे कितना 12 रेशियो, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो दो आइटम से कितना हो जाएगा 32। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 एंड 4 8 32। ठीक है, तो जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया होगा आपने उनके एटम्स का इंडिविजुअल मास लेना है और उनका रेशियो निकाल देना है, तो आपका आंसर लग जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट इज नेचुरली अवेलेबल एज limestone and can also be synthesized from quicklime। कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं CaCO3 को। is naturally available as limestone and can also be synthesized from quicklime। और quicklime किसे कहते हैं बता दे रहा हूं, quicklime कहते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को। It is seen that the composition of the elements in both the natural and synthetic calcium carbonate are same, the validity of which one among the following laws is confirmed by this observation। इसका मतलब यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो एक केमिकल कंपाउंड है, इट इज सीन दैट द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन बोथ द नेचुरल एंड सिंथेटिक कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट है जो लाइमस्टोन के रूप में होता है, दूसरा सिंथेसाइज किया जाता है जो क्विकलाइम से किया जाता है। तो इन दोनों में जो एलिमेंट्स का जो रेशियो है, ठीक है, एलिमेंट्स के कंपोजिशन का रेशियो क्या है, विच कैल्शियम कार्बोनेट के जो एलिमेंट्स के रेशियो है वो सेम है। तो ये कौन सा लॉ का जो है पालन करता है, कंफर्म करता है उसको, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस या अवोगाद्रोस लॉ। सिंपल है, मास की बात कर रहा है और कह रहा है कि सेम है, तो सेम सब्सटेंस है तो सेम ही होगा। अभी हमने H2O का एग्जांपल देखा था, तो हम लगाएंगे इसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैंने कहा था ना, डेफिनेट को कांस्टेंट भी कई बार बोल देता है proportions। ओके, लॉ ऑफ डेफिनेट proportions। The 11th question, the law of multiple proportions was proposed by। law of multiple proportion किसने प्रपोज किया, तो जी ये लॉ है, this law was proposed by Lavoisier, Proust, डाल्टन या गेल-लॉसाक। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वॉज प्रपोज्ड बाय, तो बच्चों हम यहाँ पे थे ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वॉज प्रपोज्ड बाय। तो ये जो लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, ये दिया था लेवोइजियर ने, प्राउस्ट ने, डाल्टन ने या गेल-लॉसाक ने, ये दिया था बच्चों डाल्टन ने। ठीक है, और ये कब दिया था ये बताता हूं मैं आपको। ये दिया गया था डाल्टन ने, और ये दिया था 1803 में, यानी कि 1803 में, 1803 में ये लॉ दिया गया था। एक मिनट, जो हमने पीछे पढ़ा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, वो भी चेक कर लेते हैं कि वो कब दिया गया था। मैंने बताया नहीं था, अभी बताता हूं आपको। अच्छा बच्चों, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये डाल्टन ने नहीं दिया था, ये दिया था प्राउस्ट ने। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये प्राउस्ट ने दिया था, और ये इसका ईयर जो था वो था हमारा 1794। ठीक है, इस ईयर को आप लोग ध्यान रखेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्राउस्ट ने दिया था, डाल्टन ने नहीं, और 1794 1794 में दिया था, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। ओके, 12th क्वेश्चन, different proportions of oxygen in the various oxides of nitrogen, the law of proof। यानी कि डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑक्सीजन के
वेरियस ऑक्साइड में, किसके, नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड में कौन सा लॉ जो है इसमें काम आएगा, कौन सा लॉ इसमें लगेगा, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो इस लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसके साथ साथ बता देता हूं क्या होता है। देखो फॉर एन एग्जांपल मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करता हूं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एक ऑक्साइड है ये नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड दिस वन इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, ये क्या है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लाफिंग गैस भी इसी को बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर हम एक एलिमेंट हमारा फिक्स हो जाए, इन दिस केस नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, इसमें हमारा नाइट्रोजन क्या है, फिक्स्ड है। और अगर हमारा नाइट्रोजन फिक्स हो जाए और ये जो बाकी बचे हुए जो ऑक्सीजन है या बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल होता है। वो क्या होता है, सिंपल रेशियो में काम करते हैं। जैसे यहां ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 16, मतलब इसका एटॉमिक मास, और इधर भी क्या है इसका एटॉमिक मास 16। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1:1 में काम करेगा सिंपल रेशियो में। 13th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंफर्म द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है कंफर्म करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ को इनमें से कौन सा कंपाउंड का जो सेट है वो कंफर्म करता है। H2 एंड H2O2, CaO एंड Ca2O, H3PO4 एंड Ca3PO4 होल ट्वाइस, NaCl एंड AgCl। याद रखना मल्टीपल प्रोपोर्शन की भले ही बात करेगा लेकिन ये जो फॉर्म होगा ना एक ही एलिमेंट से फॉर्म, मतलब दो सिमिलर एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे H2O एंड H2O2, इधर भी हाइड्रोजन है इधर ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस वजह से अब इधर क्या है, कैल्शियम है, इधर सोडियम है, नहीं ये भी नहीं। इधर हाइड्रोजन फॉस्फोरस है, इधर कैल्शियम सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, ये नहीं होगा क्योंकि इधर ये H2O है और इधर क्या है H2O2 है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, किसके साथ, फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट करता है, के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। देखो इधर H2O कितना मास है फिक्स्ड 2 ग्राम, इधर कितना है 2 ग्राम, इधर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 ग्राम, इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा O2 का 32 ग्राम। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1:2। एक सिंपल रेशियो है कि नहीं है, तो इसीलिए ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसको याद कर, इसको समझने की ट्रिक ये है कि जब कभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूछेगा तो सिमिलर एटम्स के बीच में ही कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए। बस इतना रखना कि सिमिलर एटम्स के बीच में कंपाउंड फॉर्म हो रहे होंगे तो वो सेट इस लॉ को जो है ओबे करेगा। ओके, 14th क्वेश्चन, अमोनिया obtained from different sources always has same proportion, always has, देखो ये चीज रखना, same proportion of nitrogen and hydrogen, it proves the validity the law of, ये अगर वैलिडिटी प्रूव कर रहा है तो इसमें कौन सा लॉ इसमें लगेगा, सेम प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की बात कर रहा है अमोनिया में। देखो एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है, एक ही कंपाउंड दे रखा है और साथ में कह रहा है सेम प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये जो है ये आया है हमारा, ये क्वेश्चन आया है NDA 2015 में, ठीक है 2015 में आया है। तो एक ही मॉलिक्यूल है और सोर्सेज भी क्या बोल रहा है, सोर्सेज अलग अलग हैं लेकिन इनका जो मास का प्रपोर्शन है, यानी कि नाइट्रोजन कितना 14 ग्राम और हाइड्रोजन कितना 3 ग्राम, तो ये रेशियो ऐसा रहने वाला है। तो इसमें कौन सा लॉ ये ओबे करेगा, तो हमने अभी कौन सा पढ़ा था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगेगा क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल नहीं दिए गए हैं, केवल एक ही मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड दिया गया। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन गिव्स H2S, SO2
and H2O. This is according to the law of constant proportion, नहीं अभी हमने पढ़ा, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं हो सकता, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा इसका। इसमें कौन सा लॉ लगेगा? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्यों? पहली बात, इसमें हमें कितने कंपाउंड दिए गए हैं? 3 कंपाउंड दिए गए हैं। और दूसरी बात, इन तीनों कंपाउंड में हमारे पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट हमारा सल्फर है और तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो इन तीनों एलिमेंट के कारण से इनका मास भी डिफर कर जाएगा, जिस कारण से इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारे ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉज, इसका जो एमसीक्यूज हैं, इतने ही आज मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कल आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ और कुछ और नए एमसीक्यूज के साथ, ताकि कल की इस वीडियो के बाद हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। और बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जितना हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं एमसीक्यू, उतने आप रोज रिवाइज कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ही ये एमसीक्यूज जो हैं आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय।